दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बायोस्फीयर रिजर्व। इस वीडियो में हम बायोस्फीयर रिजर्व की परिभाषा देखेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व में कितने जोन पाए जाते हैं, उनमें कौन कौन से प्रतिबंध होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। मैन इन बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम 1971 के बारे में पढ़ेंगे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के बारे में पढ़ेंगे। भारत में जितने भी परियोजनाएं चल रही हैं वन्य जीव संरक्षण के लिए, उनके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम भारत में जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व पाए जाते हैं उनके बारे में मैप से पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बायोस्फीयर अर्थात जैवमंडल। जैवमंडल से तात्पर्य पृथ्वी के उस भाग से है जहां सभी प्रकार का जीवन पाया जाता है। पृथ्वी के 3 परिमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल जहां आपस में मिलते हैं, बायोस्फीयर अर्थात जैवमंडल कहलाता है। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, ये है स्थल मंडल, ये है जलमंडल और ये है वायुमंडल। ये तीनों आपस में जहाँ मिल रहे हैं वही कहलाता है जैवमंडल अर्थात बायोस्फीयर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए किसी स्थान पर जैव विविधता है, अर्थात उस स्थान पर अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर पाए जाते हैं। अगर किसी कारण या मानव गतिविधि के कारण जैव विविधता में कमी आने लगी या किसी विशेष प्रकार के जानवर की संख्या में कमी आने लगी, तो ऐसे में सरकार उस स्थान की जैव विविधता को बनाए रखने के लिए, जानवरों को संरक्षित करने के लिए 2 तरीके अपनाती है। पहला है इन सीटू और दूसरा होता है एक्स सीटू। इन सीटू में क्या होता है, पौधों और जीवों का संरक्षण वहीं किया जाता है जहां पर वे पाए जाते हैं। एक्स सीटू में क्या होता है, पौधों और जीवों का संरक्षण किसी अन्य स्थान पर ले जाकर के किया जाता है। इन सीटू का उदाहरण बायोस्फीयर रिजर्व और वन्य जीव अभ्यारण्य, जबकि एक्स सीटू का उदाहरण है चिड़ियाघर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूँकि हर बायोस्फीयर रिजर्व की अपनी एक सीमा होती है, उस सीमा के अंदर सरकार जानवरों को नियम या कानून बनाकर संरक्षित करती है, तो उसे हम बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। अब सरकार इसके लिए क्या करती है, एक बायोस्फीयर रिजर्व में 3 जोन बनाती है। आप चित्र में देख सकते हैं, ये है 3 जोन। यदि हम जंगलों को हटा दें तो ये जोन स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो इनमें कुछ प्रतिबंध लगे होते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से प्रतिबंध लगे होते हैं और कौन से आपको काम करने होते हैं। देखिए, जो सबसे अंदर वाला जोन होता है उसे हम कहते हैं कोर जोन। जो बीच वाला जोन होता है उसे हम कहते हैं बफर जोन। हिंदी में भी इसे कोर जोन और बफर जोन ही कहते हैं। और जो सबसे बाहरी वाला जोन होता है उसे हम कहते हैं ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन को हिंदी में संक्रमण जोन भी कहते हैं। बात करें ट्रांजिशन जोन की, तो आप ट्रांजिशन जोन में घर बना सकते हैं, रेलवे लाइन बिछा सकते हैं, सड़क बना सकते हैं और कारखाने लगा सकते हैं। बात करें बफर जोन की, तो आप बफर जोन में पर्यटन कर सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं, मछली पालन कर सकते हैं और अपने जानवरों को चरा भी सकते हैं। देखिए, बफर जोन में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अर्थात वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित होता है। बात करें कोर जोन की, तो कोर जोन सबसे प्रतिबंधित क्षेत्र होता है और इसमें नेशनल पार्क स्थित होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए, जो सबसे बड़ा प्रतिबंधित क्षेत्र होता है वो होता है बायोस्फीयर रिजर्व। तो एक बायोस्फीयर रिजर्व में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अर्थात वन्य जीव अभ्यारण्य और नेशनल पार्क दोनों हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैन इन बायोस्फीयर प्रोग्राम 1971 के बारे में जानते हैं। मैन इन बायोस्फीयर प्रोग्राम अर्थात MAB प्रोग्राम यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया एक अंतर्वैज्ञानिक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य मानव और जीव जंतुओं के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनमें से 12 को MAB प्रोग्राम के तहत मान्यता मिली हुई है। इस प्रोग्राम के तहत 122 देशों के 686 बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल किया गया है। भारत ने अपना पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में स्थापित किया था। हाल ही में 3 नवंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया गया है और अब हर साल 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया जाए। आइए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के बारे में जानते हैं। देखिए, इसमें कुछ 6 अनुसूचियाँ हैं। अनुसूची 1, इसमें शामिल जो लुप्तप्राय जानवर हैं उनको पूर्ण संरक्षण दिया गया है। इनके शिकार पर उच्च प्रतिबंध लगाया गया है और जो शिकार करेंगे उन पर उच्च जुर्माना लगेगा। इसमें आने वाले जानवरों की बात करें तो हिरन, बाघ, गैंडे जैसे लुप्तप्राय जानवर इसमें आते हैं। दूसरी अनुसूची की बात करें तो इसमें शामिल दुर्लभ जीवों का संरक्षण और व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया है, जैसे हिमालयन भालू और इंडियन कोबरा। अनुसूची 3 और 4 की बात करें तो इसमें जो शामिल जीव है उनको संरक्षण प्रदान किया गया है और इनके शिकार पर निम्न जुर्माना लगता है, जैसे लकड़बग्गा और भौंकने वाले हिरण इसमें ही आते हैं। अनुसूची 5 की बात करें तो इसमें शामिल जीवों के शिकार की अनुमति है। इसमें नीलगाय और जंगली सुअर आते हैं। अनुसूची 6 की बात करें तो इसमें शामिल पौधों के पौधारोपण व खेती पर प्रतिबंध है। इनमें आने वाले पौधों की बात करें तो पीचर प्लांट और ब्लू वांडा। आप यहाँ पर पीचर प्लांट का फोटो देख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यही अनुसूची है क्योंकि इसमें पौधों को शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के 48वें आर्टिकल में कहा गया है कि राज्य पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार करने
और देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 48A के तहत ही देश में वन्य जीव अभ्यारण्य, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की जाती है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार केंद्र सरकार को राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड अर्थात नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ NBWL का गठन करना चाहिए और इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और भारत में चल रही जानवरों के लिए वन्य जीव संरक्षण परियोजनाओं के बारे में जानते हैं। ये प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली परियोजना है कस्तूरी मृग परियोजना। यह परियोजना 1970 में कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए स्टार्ट की गई थी। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स की बात करते हैं। नर कस्तूरी मृग के शरीर के पिछले भाग में स्थित जो ग्रंथि होती है उससे कस्तूरी पदार्थ मिलता है। महत्वपूर्ण पॉइंट से कई बार पूछा गया है कि कस्तूरी पदार्थ कहाँ मिलता है, तो नर कस्तूरी मृग में मिलता है। यह भारत सरकार ने 1970 में IUCN अर्थात इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के सहयोग से केदारनाथ अभ्यारण्य में कस्तूरी मृग परियोजना की शुरुआत की थी। तो आप याद रखेंगे इस परियोजना की शुरुआत केदारनाथ अभ्यारण्य से हुई थी, कई बार पूछा भी गया है। हंगुल परियोजना 1970 में आई थी। हंगुल जो होता है वो यूरोपीय रेंडियर प्रजाति का लाल हिरण का एक नस्ल है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि कश्मीर में यह दाची गाम नेशनल पार्क में मिलता है और सबसे ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न है यह कि हंगुल कहाँ मिलते हैं, तो दाची गाम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में। अगला परियोजना है गिर सिंह परियोजना। यह परियोजना 1972 में स्टार्ट हुई थी शेरों के संरक्षण के लिए, एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए। एशियाई शेर गुजरात के गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। साउथ अफ्रीका के बाद पहला ऐसा जगह है जहाँ शेर अपने प्राकृतिक निवास स्थान में रहते हैं। अगली परियोजना है बाघ परियोजना। 1973 में स्टार्ट हुई थी और यह परियोजना पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय MOEFCC द्वारा 1973 में शुरू की गई थी। भारत का जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश का, और भारत का जो सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है वह है बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का। हाल ही में रानीपुर टाइगर रिजर्व यूपी को भारत का 54वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, तो आप इसे भी याद रखेंगे, महत्वपूर्ण पॉइंट है और करंट का प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली परियोजनाओं को देखते हैं। अगली परियोजना है कछुआ संरक्षण परियोजना। यह परियोजना 1975 में आई थी कछुओं को संरक्षण के लिए। सबसे महत्वपूर्ण इसमें है ओलिव रिडले कछुआ। उड़ीसा के जो समुद्र तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं उनके संरक्षण के लिए आई थी। मुख्य रूप से उड़ीसा सरकार ने भीतरकनिका अभ्यारण्य में इस परियोजना की शुरुआत की थी। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कहाँ शुरू हुई थी, तो भीतरकनिका अभ्यारण्य में। अगली परियोजना है घड़ियाल प्रजनन परियोजना। यह परियोजना 1975 में स्टार्ट हुई थी। इस प्रोग्राम की स्थापना यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम की सहायता से भारत सरकार ने टीकरपाड़ा नामक स्थान पर शुरू की थी। महत्वपूर्ण पॉइंट है टीकरपाड़ा नामक स्थान पर इस परियोजना की शुरुआत हुई थी। देश में सबसे ज़्यादा घड़ियाल जो होता है चंबल नदी में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला प्रश्न यही है कि देश में सबसे ज़्यादा घड़ियाल किस नदी में पाए जाते हैं, चंबल नदी में। अगली परियोजना है मणिपुर थामिन परियोजना। यह परियोजना 1977 में आई थी। यह हिरण की एक प्रजाति है मणिपुर थामिन, इसे संगाई हिरण भी कहते हैं, जो मणिपुर के लोकटक अर्थात केबू लामजाओ नेशनल पार्क में के पास यह पाई जाती है। इसे संगाई हिरण भी कहते हैं और इसी को संरक्षण के लिए संगाई महोत्सव भी मनाया जाता है। अगली परियोजना है गंडा परियोजना। यह परियोजना 1987 में स्टार्ट हुई थी। यह परियोजना एक सींग वाले गैंडों को सुरक्षित करने के लिए शुरू की गई थी। बात करें इनके सींगों की तो इनके सींगों से कामोत्तेजक औषधियाँ बनाई जाती है, इसी कारण इनका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत ज़्यादा है। एक सींग वाले गैंडे जो होते हैं असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली परियोजना है हाथी परियोजना। 1992 में आई थी। देश में जो सर्वाधिक हाथी हैं कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं और देश में वर्तमान में 31 एलिफेंट रिजर्व है। अगली परियोजना है लाल पांडा परियोजना। 1996 में आई थी। लाल पांडा जो है 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है और अन्य बर्फीले स्थानों पर भी पाया जाता है हिमालय के। 1996 में विश्व वन्य जीव कोष वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के सहयोग से पद्मजा नायडू हिमालयन जंतु पार्क द्वारा लाल पांडा परियोजना की शुरुआत की गई थी। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कई बार पूछा गया है, पद्मजा नायडू हिमालयन जंतु पार्क द्वारा इस परियोजना की शुरुआत हुई थी। पद्मजा जो नायडू थी वो सरोजिनी नायडू की पुत्री थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 के बारे में जानते हैं।
डाइक्लोफेनक जो पशुओं के लिए दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है, उससे गिद्धों की मौत हो रही है। वर्तमान में भारत में 9 गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है, जिनमें से 3 बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप याद रखिएगा, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रशासित किए जा रहे हैं। अगली परियोजना है हिम तेंदुआ परियोजना। यह परियोजना 2009 में हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए आई थी। हिम तेंदुआ संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है। तो ये थे महत्वपूर्ण पॉइंट्स कुछ परियोजनाओं से। भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं कि वो कौन से राज्य में स्थित है और किस लिए फेमस है। तो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। 1986 में एमएबी प्रोग्राम के तहत इसकी स्थापना हुई थी। यह पश्चिमी घाट में स्थित नीलगिरी पहाड़ियों का हिस्सा है और यह भारत के 3 राज्यों कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में फैला हुआ है। केरल में साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, करीमपूजा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसमें आते हैं। कर्नाटक की बात करें तो बांदीपुर नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क इसमें आते हैं। तमिलनाडु की बात करें तो मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मुकुर्थी नेशनल पार्क और सत्यमंगलम वन्य जीव अभ्यारण्य जो है इसी में आते हैं। जानवर विशेष की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं नीलगिरी तहर, एशियाई हाथी, चीतल, हिरण, सांभर, गौर आप देख सकते हैं चित्रों में, बाइसन और भारतीय पेंगोलियन पाए जाते हैं। चलिए उत्तराखंड में चलते हैं। उत्तराखंड में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। 1988 में इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। इसमें फूलों की घाटी नेशनल पार्क और नंदा देवी नेशनल पार्क आते हैं। जानवर विशेष की बात करें तो हिम तेंदुए, हिमालयन हिरन, हिमालयन काले भालू और भूअर भालू पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं ये है हिम तेंदुआ और ये है हिमालयन हिरन और ये है भूअर भालू। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेघालय में चलते हैं। मेघालय में नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। 1988 में 1988 में बायोस्फीयर रिजर्व तथा 2009 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। तथ्य की बात करें तो यह मेघालय की गारो पहाड़ियों का हिस्सा है। इसी में नोकरेक नेशनल पार्क भी स्थित है। जानवर विशेष की बात करें तो लाल पांडा और हुलाक गिब्बन यहाँ के प्रमुख जानवर हैं और एशियाई हाथी भी प्रमुख रूप से पाया जाता है। आप देख सकते हैं ये है हुलाक गिब्बन। चलिए आगे बढ़ते हैं और तमिलनाडु में चलते हैं। तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। 1986 में तमिलनाडु तट से कुछ दूरी पर स्थित 21 द्वीपों सहित इसको राष्ट्रीय समुद्री पार्क घोषित किया गया था और 1989 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया। तथ्य की बात करें तो भारत का पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है। महत्वपूर्ण पॉइंट आप इसे याद रखेंगे कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है जो समुद्री है। 21 द्वीपों के आसपास के समुद्री क्षेत्र को कवर करता है। जानवर विशेष की बात करें तो डुगांग सी काऊ सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में चलते हैं। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व है। 1987 में यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ था और 2001 में बायोस्फीयर रिजर्व तथा 2019 में यह रामसर साइट घोषित हो गया था। तथ्य की बात करें तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क और सुंदरवन पूर्व वन्य जीव अभ्यारण्य इसमें शामिल हैं। जानवर विशेष की बात करें तो लाल पांडा, मिसमी टैकिन यहाँ के प्रमुख जानवर हैं और अन्य जानवरों की बात करें तो एशियाई काला भालू, कस्तूरी मृग और भी अन्य जानवर इसमें पाए जाते हैं। चलिए गुजरात में चलते हैं। रन ऑफ कच्छ तथा कच्छ का रण बायोस्फीयर रिजर्व गुजरात में पाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व यह है। तथ्य की बात करें तो 2008 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था और यह जंगली गधों के लिए फेमस है। तो आप इस बात को याद रखेंगे, जंगली गधों के लिए फेमस जो है कच्छ का रण है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हिमाचल प्रदेश में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। 2009 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। इसमें पिन वैली नेशनल पार्क, चंद्रताल, सच्चू किब्बर अभ्यारण्य इसी में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सिक्किम में चलते हैं। सिक्किम में है कंचनजंगा या खांगचेंदजोंगा बायोस्फीयर रिजर्व, सबसे महत्वपूर्ण है यह। 2000 में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र तथा 2018 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ था। तथ्य की बात सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यह बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है यह बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है और यह यूनेस्को की मिक्स्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। सबसे महत्वपूर्ण अकेला ऐसा ही यह है जो मिक्स्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। जानवर विशेष की बात करें तो हिम तेंदुए, लाल पांडा यहाँ के प्रमुख जानवर हैं और हिमालयन तैर भी यहाँ पाए जाते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं और असम में चलते हैं। असम में 2 बायोस्फीयर रिजर्व पाए जाते हैं। पहला है मानस बायोस्फीयर रिजर्व। 1989 में भारत सरकार ने इसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया था। तथ्य की बात यह है कि यह एलिफेंट रिजर्व, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व तथा नेशनल पार्क भी है। तो महत्वपूर्ण इसलिए यह हो गया है क्योंकि ये एलिफेंट रिजर्व, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क भी है। जानवर विशेष की बात करें तो गोल्डन लंगूर और वाटर बफेलो यहाँ पाए जाते हैं। दूसरा है डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पर सैखोवा छूट गया है तो आप लोग बुरा नहीं मानेंगे। 1989 में भारत सरकार ने इसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। तथ्य की बात करें तो यह भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। महत्वपूर्ण है, भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व। जानवर विशेष की बात करें तो यहाँ भी वाटर बफेलो, वाइट विंगेड वुड डक पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अरुणाचल प्रदेश में चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। 1998 में भारत सरकार द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। इसमें स्थित है मोइलिंग नेशनल पार्क, दिबांग वन्य जीव अभ्यारण्य। जानवर विशेष की बात करें तो लाल पांडा, मिसमी टैकीन, एशियाई काला भालू और कस्तूरी मृग। चलिए आगे बढ़ते हैं और पश्चिम बंगाल में चलते हैं। पश्चिम बंगाल में स्थित है सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व। 1987 में यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ था और 2001 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित हुआ था और 2019 में यह रामसर साइट बन गया। तथ्य की बात करें तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, सुंदरवन पूर्व वन्य जीव अभ्यारण्य इसमें शामिल है। जानवर विशेष की बात करें तो लाल पांडा, मिसमी टैकीन आप देख सकते हैं चित्रों में, एशियाई काला भालू और कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। ये है लाल पांडा, बहुत फेमस जानवर है, और ये है एशियाई काला भालू। चलिए आगे बढ़ते हैं और उड़ीसा में चलते हैं। उड़ीसा में सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है। 1994 में भारत सरकार द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व तथा 2009 में यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ था। तथ्य यह है कि इसमें खूबसूरत झरने जैसे बरेही पानी जो बुधावलंगा नदी पर स्थित है, जोरांडा आदि इसी सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व में स्थित है। जानवर विशेष की बात करें तो बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी और गौर बाइसन जिसे कहते हैं इसमें पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और छत्तीसगढ़ में चलते हैं। छत्तीसगढ़ में है अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। 2005 में भारत सरकार द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व तथा 2012 में यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ था। तथ्य की बात करें तो यह भारत के 2 राज्यों में फैला हुआ है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में इसका लगभग 32% हिस्सा पड़ता है और जो बाकी का हिस्सा छत्तीसगढ़ में 68% है वो पड़ता है। अचानकमार वन्य जीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में इसी बायोस्फीयर रिजर्व में स्थित है। जानवर विशेष की बात करें तो 4 सींग वाले मृग, जंगली कुत्ता आप चित्रों में देख सकते हैं, और ये 4 सींग वाले मृग, सफ़ेद दुम वाला गिद्ध भी यहाँ पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आंध्र प्रदेश में चलते हैं। आंध्र प्रदेश में शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व। 2010 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था और यह पूर्वी घाट का हिस्सा है। सबसे महत्वपूर्ण है तिरुपति जो है शेषाचलम की पहाड़ियों पर स्थित है। कई बार पूछा गया है कि तिरुपति जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है, शेषाचलम की पहाड़ियों पर। यहाँ लाल चंदन के पेड़ पाए जाते हैं। अगर आपने पुष्पा 2 मूवी देखी होगी तो पुष्पा 2 मूवी भी यहीं बनी हुई है। यहाँ पर लाल चंदन के पेड़ पाए जाते हैं। जानवर विशेष की बात करें तो सलेंडर लोरिस, ये देख सकते हैं आप सलेंडर लोरिस नामक जीव यहीं पाया जाता है। और यह है पीले गले वाला कबूतर, आप देख सकते हैं ये भी यहाँ पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अंडमान निकोबार द्वीप की सैर करते हैं। ग्रेट निकोबार जो बायोस्फीयर रिजर्व है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। 2003 में एमएवी प्रोग्राम में यह शामिल हुआ था। तथ्य की बात करें तो ग्रेट निकोबार द्वीप का 85% भाग यह कवर करता है। इसमें कैंपबेल बे और गैलेथिया बे नेशनल इसी पार्क इसी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। जानवर विशेष की बात करें तो साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, जियांट लेदरबैक, सी टर्टल जो है इसमें पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और केरला में चलते हैं। केरला में स्थित है अगस्त्या मालाई बायोस्फीयर रिजर्व। 2021 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था और 2016 में इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। तथ्य की बात करें तो सिंदूरनी, पिपरा, नैयर वन्य जीव अभ्यारण्य इसमें स्थित है। जानवर विशेष की बात करें तो नीलगिरी तहर तथा एशियाई हाथी इसमें पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं यह नीलगिरी तहर और यह एशियाई हाथी। चलिए आगे बढ़ते हैं और मध्य प्रदेश में चलते हैं। मध्य प्रदेश में 2 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। एक है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व ये वाला, और एक है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो दोनों के बारे में जान लेते हैं।
पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व 2001 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया इसको। पन्ना की बात करें तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और केन घड़ियाल अभ्यारण्य यही स्थित है, महत्वपूर्ण है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और केन घड़ियाल अभ्यारण्य विंध्य की पहाड़ियों में यही स्थित है। जानवर विशेष की बात करें तो बाघ, चिंकारा, तेंदुआ, नीलगाय, सांभर आदि यहाँ पाई जाती हैं। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व 1999 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया और 2009 में इसको यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। तथ्य की बात करें तो पंचमढ़ी अभ्यारण्य, सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क, बोरी अभ्यारण्य इसी में स्थित है। जानवर की बात करें तो यहाँ पर विशाल गिलहरी पाई जाती है, कई बार पूछा गया है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। विशाल गिलहरी पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है। तो ये रहे भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।